जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे द्वारा हिंदी में स्वर तक कंप्लीट कर दिया गया है और जो आज का हमारा टॉपिक है आपके यूकेएसएससी वीडियो बीपीडीओ का जो आपका एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है व्यंजन। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी में, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन की आप सबसे पहले परिभाषा लिखोगे, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है? तो यानी कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम किसी व्यंजन को बोलेंगे तो उसे बोलने समय जो हमारी मुंह की प्राण वायु है, जो हमारी वायु है, ठीक है, मुंह की, उसमें क्या होती है, एक अवरोध उत्पन्न होता है। क्लियर है? इतनी सी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब मैं आप लोगों के सामने व्यंजनों को लिख रहा हूं और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सबसे पहले का वर्ग। ठीक है, का वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं आपको लिखना है। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, गा। ठीक है, ये जो बिंदी रहती है ठीक इसके कहां पे रहती है? बीचों बीच रहती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसके बाद कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग आता है। ठीक है, और चा वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन रहते हैं? चा, छा, जा, झा और या। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन रहते हैं? टा वर्ग में रहते हैं टा, टा, ठा, डा, ढा और अणा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ता वर्ग। ठीक है, और ता वर्ग में कौन कौन से व्यंजन रहते हैं? वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, आपका धा और ना। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन रहते हैं? पा वर्ग में रहते हैं आपके कौन कौन से? पा, इसी से लिखता हूं मैं, पा, फा, बा, भा और मा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं आपके या, रा, ला और वा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके शा, शा और शा और हा। क्लियर है? अब जो ये या, रा, ला, वा, ये जो व्यंजन होते हैं इनको बोला जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और जो ये आपका शा, 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 हा है, इनको बोला जाता है उष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन बोला जाता है। और इन्हीं को बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजन भी आपसे पूछा जाए तो संघर्षी व्यंजन भी इन्हीं ही बोला जाता है। क्लियर है? इतना हो गया। अब जो आपके ये 25 जो मैंने यहाँ पर अलग से डिब्बे में पैक किए हैं, जो ये 25 हैं, 25 व्यंजन जो हैं इनको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है,
स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन पूछे या स्पर्शी व्यंजन पूछे तो आपको क्या बताना है, कितनी होती है इनकी संख्या, पूछा जाता है प्रश्न, तो इनकी संख्या होती है 25। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये आप लोगों को अलग से ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 5 4 ये आपको कितने 5 व्यंजन जो आप लोग, एक वर्ग छूट गया शायद यहाँ पे, कौन सा छूटा का, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो वर्ण हैं इनको बोला जाता है नासिकीय व्यंजन। क्या बोला जाता है? नासिकीय व्यंजन, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब देखो इनका क्रम याद करने के लिए आप इस पांच जो स्पर्शी व्यंजन है इनका क्रम ध्यान रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक वर्ड ध्यान रखना है, कचट तप। क्या है? कचट तप, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, ये ट्रिक आप ध्यान रखना, ट्रिक है ये। और ये ट्रिक किसको याद करने के लिए क्या है? कचट तप। इनके बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, जिनको क्या होता है, याद नहीं हो पाता है, ठीक है, क्रम में भूल जाते हैं। और हमारा काम क्या है दोस्तों, हमने कोई पीएचडी नहीं करनी है हिंदी में, ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना है। और उस कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, जो हमें मेन जो हमारा टूल्स रहना चाहिए, जो हमारा मेन एम रहना चाहिए, वो ये रहना चाहिए कि कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में हम ज़्यादा चीज़ों को सीख पाए, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए क्या किस तरीके से आप लोगों को इनका क्रम ध्यान रखना है। कचट तप, ठीक है, का चा टा ताप, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है। अब आपसे पूछा जाता है कि इनका उच्चारण किन स्थानों से होता है, ठीक है, उच्चारण पूछा जाएगा तो इसका होता है का वर्ग कहां से उच्चारित होता है? कंठ्य, ठीक है, कंठ्य से होता है, ठीक है। चा वर्ग कहां से होता है? तालु से होता है, ठीक है, तालु से होता है। टा वर्ग इसका उच्चारण कहां से होता है? तो मूर्धन्य से, ठीक है, मूर्धन्य से होता है। ताका कहां से होता है? ताका दंत से होता है, ठीक है, दंत से होता है। और पाका कहां से होता है? आपका ओष्ठ से होता है। क्लियर है? ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, इन 5 वर्गों के बारे में। अब जो ये बाकी के जो हैं, अब और क्या फैक्ट है, वा में, वा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि अर्धस्वर कौन सा है इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, एक अर्धस्वर होता है वा और एक अर्धस्वर होता है कौन? या, ठीक है, ये 2 क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इतनी हो गई। अब देखो, अब आप इसको केटीएम देखो, कचट तप है, ठीक है, कचट तप क्रम की ट्रिक है। उसके अलावा कंठ्य, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, ये क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ट्रिक बता रहा हूं एक, ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं आपको, इनको याद रखना, इनका क्रम याद रखने का, ठीक है। तो क्या बताना है, क्या कि एक लड़का अपने पापा से बोलता है कि मैं खाना पीना बंद कर दूंगा अगर आप मेरे को केटीएम नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, केटीएम क्या एक बाइक है, केटीएम 2, ठीक है, केटीएम 2, सिर्फ आप लोगों को ये वर्ण ध्यान रखना है, केटीएम 2, ठीक है, केटीएम 2। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि एक लड़का है और वो लड़का क्या करता है, अब उसके पापा उसे बोलते हैं कि बेटा क्या कर, तू पहले वर्णमाला याद कर ले और उसके बाद मैं तेरे को क्या दूंगा, केटीएम बाइक दूंगा, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करता है, केटीएम के चक्कर से पूरी आ से लेकर ज्ञान तक, ठीक है, पूरी वर्णमाला याद कर देता है। अब क्या बोलता है, और वर्णमाला याद करके वो अपने पापा के पास जाता है कि पापा अब मेरे को क्या दो, केटीएम दो, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, केटीएम, के से हो गया कंठ, टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धना, और क्या डी से हो गया दंत, और ओष्ठ, ओ से हो गया ओष्ठ। बस इतनी सी बातें दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए, एक बार
पूरा का जो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, उसका हम पूरा का पूरा क्या ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन की आपको सिर्फ इतनी सी परिभाषा बतानी है कि व्यंजन वे होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, नासिकीय व्यंजन आपसे पूछिए तो क्या क्या होते हैं, इन पांचों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मा ना, ठीक है, अणा, ज्ञा, ठीक है, और ज्या और गा। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से है, तो या रा लावा। ठीक है, तो या रा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन आपसे पूछे शा, शा और हा है। ठीक है, तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्धस्वर पूछेगा या, दूसरा अर्धस्वर पूछेगा कौन सा, आपका वाह। तो इतनी सी चीज है दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आप लोग क्या करना है। अब आपसे पूछा जाएगा, ढूंढ रहा था मैं कुछ लेकिन मिल नहीं पा रहा मेरे को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो नासिक व्यंजन हो गया। ठीक है, अब देखिए ट्रिक, किस ट्रिक से याद रखोगे, कचट तप की ट्रिक से याद रखोगे इनका क्रम, कचट तप। ठीक है, उसके अलावा कहां से बोले जाते हैं वर्ड। ठीक है, तो उसके लिए कचट तप, एक साइड आप कचट तप आपने ध्यान रख लिया, दूसरी साइड आपने रख दिया ध्यान केटीएम डीओ। ठीक है, दोनों ट्रिकों को याद रखोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि केटीएम, के से हो गया कंठ्य, टी से हो गया तालु। ठीक है, जो तालु से कौन सा वर्ग बोला जाता है, चा वर्ग बोला जाता है, कंठ्य से का वर्ग बोला जाता है, मुर्दा से टा वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और दंत से ता वर्ग बोला जाता है, और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, पा वर्ग बोला जाता है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, देखो हिंदी को आप बिल्कुल पानी बना दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं तो आप अपने आप को इस लायक बना दीजिए, इस काबिल बना दीजिए कि आप वहां पर 18 प्रश्न करके आओ। ठीक है, 2 प्रश्न हर परीक्षा में अपवाद होते हैं। ठीक है, वो कोई सा भी सेक्शन हो, 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो किसी को नहीं आएंगे। ठीक है, और हो सकता है वो 1-2% लोगों को ही आए, तो 1-2% लोगों को आए तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबको आए और आपको ना आए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे ही जीएस वाले सेक्शन में भी होता है। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो किसी को नहीं आते। सेम सा आपका उत्तराखंड के पोर्शन में भी होता है, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं, जो किसी को नहीं आते। सेम सी चीज रीजनिंग में भी होती है कि एक प्रश्न ऐसा आएगा जो किसी को नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इन चक्रों में ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, बस आपको उतना आना चाहिए जितना सबको आए, और उस सबको आने के बाद भी आपको 5 या 7 नंबर ऐसा आना चाहिए जो सिर्फ आपको आ रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें आपका क्या करेगी, सिलेक्शन पक्का करेगी। अब आप लोगों को कुछ मैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, आप कभी कभी एक बिंदु को देखते हो। ठीक है, एक बिंदु को देखते हो, कभी आप उसे किसी वर्ग के यहां पर देखते हो, कभी किसी वर्ण के यहां पर देखते हो। ठीक है, कभी किसी वर्ण के यहां पर देखते हो। ठीक है, तो इस वर्ण की मैं यहां पर आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूं, कभी आप यहां पर देखते हो। ठीक है, तो इस वर्ग की जो ये बिंदु है, इसकी जो स्थिति है वो मैं आप लोगों को यहां पर अभी साफ करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं सिरोरेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये अगर ये जो रेखा दिखती है आपको, इसको क्या नाम दिया जाता है, सिरोरेखा। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, सिरोरेखा बोलते हैं। और जो ये वाली रहती है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई इसे बोला जाता है। बस आप लोगों को इतनी बात ध्यान रखनी। अब मैं आप लोगों को बिंदु की स्थिति बता रहा हूं। अगर बिंदु यहां पर दिखे, अगर बिंदु आपको ऊपर दिखे तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, उसे बोला जाता है अनुसार। क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। क्लियर है। उसके अलावा अगर आपको बिंदु यहां पर दिखे तो इसको बोला जाता है पंचमा।
पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक है, क्या बोला जाता है? पंचमा अक्षर बिंदु बोला जाता है। अगर आप लोगों को बिंदु नीचे दिखता है, ठीक है, नीचे दिखता है तो उसे बोला जाता है क्या? ताड़नजात, ताड़नजात चिन्ह, ठीक है, क्या बोला जाता है? ताड़नजात चिन्ह बोला जाता है या उत्क्षिप्त चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त चिन्ह या बिंदु बोला जाता है। उसके अलावा अगर आपको यही बिंदु आपको किधर दिखे? इधर दिखे वर्ण के, तो इसको बोला जाता है क्या? नुक्ता चिन्ह, ठीक है, क्या बोला जाता है? नुक्ता चिन्ह। तो अब वो मैं आप लोगों को उन 5 वर्णों की आप लोगों से जिक्र करने वाला हूं, जिन 5 वर्णों में क्या लगता है, क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? आपके नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और वो किस भाषा के शब्द हैं? फारसी और अरबी भाषा के शब्द है। तो आप लोगों को किन किन वर्णों का ध्यान रखना है? वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं? वो 5 वर्ण है दोस्तों, का, ख, ग, ठीक है, और झ, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है फा। तो इन 5 वर्णों में क्या किया जाता है? इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे बात करें तो एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ 3 वर्णों का जिक्र है। एक आपका खा है, एक आपका जा है और एक फा है, ठीक है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी में सिर्फ इन 3 वर्णों का जिक्र किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये थी आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए चीजों को अपने आप के समझने के लिए, कि इस जो ये वाली रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है? जो किसी शब्द या वर्ण के ऊपर लगती है उसे बोला जाता है शिरोरेखा, ठीक है। और जो ऐसे में रहती है, ठीक है, जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए लिखूं खा, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप खड़ी पाई, ठीक है। क्या बोला जाएगा? खड़ी पाई दोस्तों इसको बोला जाएगा। ताड़नजात, ताड़नजात कब बोला जाता है? ताड़नजात चिन्ह किसे बोलते हैं? जो किसी वर्ण के नीचे की ओर लगा रहता है। जब बाईं ओर लगता है, जब आपका बाईं ओर लगेगा तो उसे बोला जाएगा नुक्ता चिन्ह, और जब दाईं ओर लगेगा तो उसे बोला जाएगा पंचमा अक्षर बिंदु, और जब ऊपर लगेगा तो उसे बोला जाएगा अनुस्वार, ठीक है। और नुक्ता चिन्ह कितने हैं जिनके आगे लगता है? कितने वर्ण है? वो 5 वर्ण है, ठीक है। बस इतनी सी बातें दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार की, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों शुरू होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से, आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो, ठीक है, हर एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल के, इस जनकवि जय हो, यानी जो अब जनकवि स्टडी हब हो चुका है, उसमें आप लोगों को हर एक चीज देखने को मिले, ठीक है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं 15 जुलाई तक जो मैंने एक टारगेट लिया हुआ है कि कम से कम 15 जुलाई तक तो हम क्या करें, उत्तराखंड और हिंदी को क्या करें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के बीच रीजनिंग की क्लास आएगी, उत्तराखंड की क्लास आएगी और जीएस की क्लास आएगी। तो सोचिए कितनी सारी चीजें आप लोगों के लिए इस चैनल पर होगी, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग कहीं पर भी सर्च मारिए, कहीं पर भी मारिए, ठीक, तो आपको जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है, इतर तितर चीजें मिलेगी। लेकिन इस चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल सिलेबस के आधार पर चीजें करवाई जा रही है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं कोई वेद व्यास नहीं हूं, ठीक है, और ना ही मैं वाल्मीकि हूं जो आपको बड़े बड़े ग्रंथ प्रदान कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतने से नोट्स होंगे, और उन नोट्सों को, कम नोट्स में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, क्या? व्यंजन के आधार पर, व्यंजन के आधार पर क्यों, ठीक है, व्यंजन के प्रकार, ठीक है, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजनों के जो प्रकार है, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है घोष या कंपन के आधार पर,
ठीक है, घोष या कंपन के आधार पर। देखो घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, कंपन यानी कि गूंज, ठीक है, जिस वर्ण यानी कि किससे है, कि किससे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये प्रकृति बता रहा है, जो हमारे व्यंजन है उनकी प्रकृति बता रहा है दोस्तों, कि आपका किस 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 में गूंज उत्पन्न हो रही है, किस व्यंजन में गूंज उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है, ये बात बताने का इससे आशय है। तो देखिए घोष के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक होते हैं घोष, एक होते हैं सघोष, और दूसरा होते हैं, एक आपका कर लेना आप लोग, पहले अघोष देख लेंगे, फिर हम क्या देख लेंगे, सघोष देख लेंगे, ठीक है, सघोष, ठीक है। यहीं पर ही मैं आप लोगों, देखो सघोष और अघोष में आप लोग बार बार कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है, एक बार पढ़ते होंगे फिर भूल जाते होंगे, एक बार पढ़ते होंगे फिर भूल जाते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिसे आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, अघोष, तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जो वर्ग होते हैं वर्गीय व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला व दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि आप लोग देखोगे जो का खा, ठीक है, का खा, तो इनमें आप लोग को देखोगे तो इनमें क्या उत्पन्न हो रही है, गूंज उत्पन्न, च छ, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रही है, गूंज उत्पन्न हो रही है। तो पहला दूसरा आप ध्यान रखोगे, यानी कि आपको इसके लिए एक ध्यान रखना है नंबर 12, ठीक है, अघोष नंबर 12, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सघोष में क्या चीजें ध्यान रखनी है, और सघोष में आप लोगों को ध्यान रखनी है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, पहला दूसरा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, वो क्या है, अघोष है। सघोष क्या है, सघोष आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो क्या है, सघोष है, ठीक है, सघोष है। प्लस या रा लावा, ठीक है, या रा लावा, ये क्या है, सघोष है, ठीक है, इसको भी क्या रखना है, सघोष में, ठीक। प्लस जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर क्या है, सघोष है, ठीक है, सघोष है। अब देखना, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे निमोनिक मेथड से बता रहा हूँ चीजें, ठीक है, हर एक चीज मेरी क्या रहती है, आप लोगों को चीजें समझाने की, जो मेरा आप लोगों को एक उद्देश्य रहता है कि आप लोग लंबे समय तक चीजों को याद रख पाए, ठीक है। तो निमोनिक मेथड उसके लिए, यानी कि किसी भी दूसरी कहानी से, ठीक है, किसी दूसरी चीज से रिलेटेड करना पढ़ाई की चीजों से, ठीक है, तो ये क्या है, निमोनिक मेथड है। तो आप लोग ध्यान रखना कि घोष कंपन के आधार पर आप लोग कैसे, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए चीजें कि आपने आज पढ़ लिया और आप इसको भूल गए, ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं भाई। अघोष के लिए आपको एक टर्म याद रखना है 12, ठीक है। अब आप लोगों को कहानी कैसे इमेजिन करनी है कि आपका, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक 11वीं की क्लास हुआ करती थी, एक 12वीं की क्लास हुआ करती थी, ठीक है। अघोष का मतलब क्या होता है, अघोष का मतलब होता है क्या, कि गूंज उत्पन्न नहीं होना, ठीक है, गूंज, कंपन, ठीक है, जब किसी क्या होता है, जब किसी चीज को बोलते टाइम, ठीक है, किसी चीज को बोलते टाइम क्या नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, तो वो कौन सी होती है, अघोष। और सघोष क्या होगा, जब किसी चीज को बोलते टाइम क्या हो, कंपन हो, ठीक है, कंपन या गूंज उत्पन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो पहला और दूसरा, का खा, ठीक है, तो पहला दूसरा, इसमें क्या हो रही है, का खा, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को गूंज उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन ग, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, गूंज उत्पन्न हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है चीजें। अब देखो मैं कहानी क्या बता रहा था आपको, क्लास, आप जब स्कूल में हुआ करते थे तो एक क्लास आपके यहाँ पर 11वीं की हुआ करती थी, एक 12वीं की हुआ करती थी, लेकिन अब क्या होता था, जो 11वीं की क्लास होती थी, ठीक है, वहां बोलता था ना मास्टर कि यार वहां क्या गूंज सुनाई दे रही है, बच्चा बहुत हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, तो 11वीं क्लास में क्या होता है, हल्ला
हल्ला करता है, हल्ला करते हैं बच्चे, लेकिन जो 12वीं की क्लास होती है वो काफ़ी सिंसियर होती है, ठीक है। और यानी कि 12वीं की क्लास जब सिंसियर होती है तो वहाँ से आप लोगों ने क्या ले लिया कि हाँ यार 12वीं की क्लास सिंसियर होती है, जो अघोष अघोष होती है, यानी कि वहाँ गूंज नहीं होती है, ठीक है। तो गूंज कहाँ नहीं होती है, 12वीं की क्लास में नहीं होती। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि 12, ठीक है, यानी कि 12 से क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है, अघोष है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, सघोष है, ठीक है। बाकी सब कहाँ है, फर्स्ट ईयर की क्लास में। स्वर, स्वर भी आपके कहाँ है, सारे के सारे आ, ठीक है। छोटे बच्चे मान लो उनको कि आ कौन बोलते हैं, छोटे बच्चे बोलते हैं, और उनको कहाँ तक याद हो पाते, सिर्फ स्वर ही याद हो पाते हैं। यारा लावा, ठीक है, यारा लावा, यारों का, ठीक है। इसको आप किस तरीके से रख सकते हैं याद, यारों का लव, ठीक है, यारों का लव, जो प्यार प्रेम है यारों का, वो कहाँ रहता है, वो भी फर्स्ट ईयर क्लास में ही होता है, ठीक है, जितनी मटर गश्ती होती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को पहला दूसरा, आप लोगों को तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, तो ये आप लोग, ये जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग के, ये सारे के सारे कहाँ रखोगे आप, सघोष के अंदर रखोगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्राण वायु, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, एक अल्प प्राण, महाप्राण, और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट, आपका जो आपका अल्प प्राण घोष अघोष वाला जो है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भाई पेपर में। इनको बिल्कुल आप चाहे 2-3 बार देख लेना, ठीक है, पर आप इनको निश्चित रूप से पेपर के से पहले याद कर लेना, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालोगे प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। तो अब देखिए इसके आधार पर भी कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक टाइप होता है अल्प प्राण, एक टाइप क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरे होते हैं महाप्राण, ठीक है, महाप्राण। तो महाप्राण कौन से होते हैं, जिन्हें बोलते टाइम, ठीक है, जिन्हें बोलते टाइम क्या होता है, कम वायु, ठीक है, कम वायु मुंह से निकलती है, उन्हें बोला जाता है क्या, अल्प प्राण, ठीक है, कम वायु बाहर निकलती है। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं यहां पर नोट्स बनवा रहा हूं, उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाने। अल्प प्राण क्या होते हैं, कम वायु, ठीक है, कम वायु बाहर निकलती है। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण में क्या होता है, मुंह से ज्यादा वायु, ठीक है, मुंह से क्या होती है, ज्यादा वायु बाहर निकलती है, ठीक है, ज्यादा वायु बाहर निकलती है। अब ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है, बाहर निकलती है। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, जो वर्ग होते हैं आप लोगों के, व्यंजन जो वर्ग होते हैं उनके 135 नंबर आप लोगों को ध्यान रखना, पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा, क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आप लोगों का महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण में और क्या क्या चीजें शामिल है, ठीक है, सभी स्वर, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो आपका दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा आपका क्या वर्ग है, दूसरा चौथा वर्ण है जो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का वो क्या है, महाप्राण है। दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण है, प्लस उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन भी आपके क्या हैं, महाप्राण है। अगर बात करें जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे ना हमने, वो क्या हैं, वो आपके किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। क्लियर है, इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आप लोग देख लीजिए जरा सा क्या क्या कहानी है। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइट जा चुकी है दोस्तों और फिर आ रही है और जा रही है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। एक होता है अल्प प्राण, ठीक है, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक है, अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है, जिन वर्णों को बोलते टाइम, जिन व्यंजनों को बोलते टाइम क्या होता है, जो जब हम बोलते हैं उन्हें तो हमारे मुंह से क्या होती है, कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, कम वायु बाहर निकलती है, उन्हें बोला जाता है अल्प प्राण। जब हमारे मुंह से ज्यादा वायु बाहर निकलती है जिन वर्णों को बोलते टाइम, उसे बोला जाता है महाप्राण। इतना हो गया। उसके अलावा अब कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 135 135, ठीक है, 135, ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, जो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब, अब देखो किस तरीके से रिलेटेड करनी है चीजें, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जब अल्प मतलब होता है छोटा, जब आप छोटे हुआ करते थे तो आप लोग अपने जो घर होता था आप लोगों का, ठीक है, अपने घर में ही, अपने खेत में ही, अपने खनियाल में ही आप लोग 135 रन, ठीक है, 135 रन की क्या कर रहे थे, पारियां खेलते थे। ठीक है, अब 135 आप लोगों को रिलेटेड कर दिया ना अपने चीजों को, 135, तो 135 से हमने क्या ध्यान रखना है, 130, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। वो क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इतनी सी बात हो गई। उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, जो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, वे क्या होते हैं, वे भी आप लोगों के क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है महाप्राण में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ठीक है, महाप्राण में। इसके अलावा आप लोगों को अल्प प्राण में एक और बात ध्यान रखनी है कि जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और उसके साथ साथ जो स्वर होते हैं, आप लोग वहां क्या पढ़ा था, सघोष होते हैं स्वर की अघोष होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। चलिए उसके बाद महाप्राण की बात कर लेते हैं। महाप्राण में क्या होता है, ज्यादा वायु बाहर निकलती है मुंह से जब हम इनका उच्चारण करते हैं। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है वो क्या है, वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, महाप्राण के अंदर आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंदर आते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतनी सी चीजें समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से यहां पर चीजें बताई गई है बिल्कुल उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो हम लोगों ने चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है अपनी आने वाली क्लासेस में, वो कल हमने पढ़ना है उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हम आप जो व्यंजन हैं उनको समझेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का हम वर्गीकरण कल देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस है दोस्तों जो हम कल और आने वाले दिनों में हमारी होगी। ठीक है, तो ये था आज का कंटेंट जो आप लोगों को, देखो छोटी वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि हम लोग कम पढ़ें और अच्छा पढ़े। ठीक है, अच्छा पढ़े और एक थोड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोगों का जो सिलेबस भी है वो एक एक टॉपिक करके, एक एक टॉपिक